अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरबला हसन और सोती आंखों और सुनते कानों मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ मैंने थोड़ा चेंज कर दिया तारिक अजीज साहब का जुमला, सोती आंखों। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, एक नए हफ्ते का आगाज़ करने के लिए हमारे साथ हैं और फिर हफ्ता शुरू हो गया। यस, अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन मेरे जुमले शिफ्ट हो रहे हैं अरबला हसन की तरफ, तो इनको एहसास हो रहा है कि मैं जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ। खैर चले, इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक है, अल्लाह करे ठीक ही रहे, वीक आपका अच्छा गुजरे। एक बिजी वीक है, बिजी सेंस में जो कि इस वीक के ऊपर वीकेंड के ऊपर ईद आनी है और ईद से पहले मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात हैं। एक मसरूफियत जो सबसे बड़ी है, सबसे आम है, परेशानी भी है, वो जानवर ख़रीदने की है। और उससे बड़ी मसरूफियत और परेशानी इनफैक्ट तब होती है जब आप मंडी के अंदर जाते हैं और आपको पता लगता है कि जो बकरा 50,000 का लेने आए हैं वो तो 1 लाख का हो गया, 80,000 का हो गया, बढ़ गया। तो जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ दावे भी बहुत सारे हैं कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, लेकिन पता नहीं वो कब आएगा वो दिन जब मरियम साहिबा ने कल कहा कि मैं इमरान खान की तरह ये नहीं कहूँगी कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये उन्होंने कहा है। फिर हाँ, ये उन्होंने कुछ कहा। अच्छा, दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब का दिल खून के आंसू रो रहा है, जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है। अल्लाह करे जी रोए, उनको एहसास हो, हम तो चाहते हैं। अच्छा नहीं, अल्लाह ना करे कोई रोए, लेकिन स्टिल अवाम रो रही है। कोई बात नहीं, आप नहीं, मतलब एहसास हो ना, एहसास होना बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, दूसरी जानिब शहर कायद में कल हमने देखा, सुबह खबरें चल रही थी जी यूटर्न ले लिया मौसम ने, बारिश नहीं हुई, लेकिन कल रात को 10 मिनट की बारिश ने जो शहरियों को परेशान कर दिया। एक तरफ तो बारिश हुई, उसकी थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रिक का जो कमज़ोर ट्रांसमिशन सिस्टम है वो मुतासर हो गया और बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई और के इलेक्ट्रिक के 400 फीडर ट्रिप कर गए, जबकि तेज़ हवा की वजह से के इलेक्ट्रिक के बेशतर मकामात पर जो कमज़ोर और हेड तार थे वो टूट कर गिर गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जी 1650 से ज़ायद फीडर से शहर को बिजली की फराहमी जारी है। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ये कह रहे हैं कि जी मानसून बारिशों का सिस्टम सिंध में मौजूद है। आज शहर में हल्की और तेज़ बारिश का भी इम्कान है, जबकि टेम्परेचर जो है 32 से 34 के डिग्री के दरमियान रहेगा और जो ह्यूमिडिटी है उसके बायस दिन में हब्स रहेगा और ओवरऑल हवा भी चलेगी। लेकिन दूसरी जानिब जी ये जो बारिश हुई है 10 मिनट की, कराची वालों आप देख 10 मिनट की बारिश ने आपका क्या हाल किया। अगर आप बारिश की दुआ कर रहे हैं तो साथ ये दुआ भी लाजमी करें कि के इलेक्ट्रिक के जो फीडर है वो ट्रिप ना करें और आपको इस तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि बारिश की एक्साइटमेंट फिर आप भूल जाएंगे और आप इसी बिजली के झमेले। बहुत नाजुक मिजाज फीडर्स हैं आपके के इलेक्ट्रिक, मतलब बारिश हुई नहीं या बहुत रोमांटिक मिजाज है, रोमानवी हो जाते हैं, ट्रिप कर जाते हैं। बारिश हुई नहीं वो ट्रिप कर जाते हैं ना फौरन, मतलब फरते जज्बात में बह जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है, इसको थोड़ा सा ठीक करें। अल्लाह करे कराची की मुश्किलात हल हों, जो कि फिलहाल होती नजर नहीं आती। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब का शहर है। हम हेडलाइंस की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं आज के शो में क्या है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग और तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जारी, 20 में से 19 सीटें जीतेंगे, मुस्लिम लीग नून का दावा। फसाद की जिस दलदल में धंस चुके, निकलने का वाहिद रास्ता फौरी और शफाफ इलेक्शन है। इमरान खान का हुकूमत को वाज़े और दो टोक पैगाम। मुस्लिम लीग नून के कैंप से इमरान खान पर जवाबी वार, सबसे बड़ा चोर दूसरों को चोर कह रहा है। कौम इमरान खान के मुआहिदों की वजह से महंगाई का अजाब भुगत रहे हैं। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब नागा पर्वत पर। समाजी खिदमात पर डायना अवार्ड पाने वाली इकरा बिस्मा होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। और सूफियाना कलाम में जुदागाना अंदाज रखने वाले सदाती तमगा याफ्ता लोक गुलकार अल्लन फकीर को हमसे बिछड़े 22 बरस बीत गए। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। जी, तो हब्स के मौसम में कहीं बारिश है, कहीं गर्मी का जोर बरकरार है, मगर सियासतदान हैं कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश हर आने वाले दिन करते चले जा रहे हैं और ये बारिश शदीद होती जा रही है। तहरीक इंसाफ हो, मौजूदा हुकूमत को बैरूनी साजिश का शाखसाना करार देना हो, कोई कसर उठा नहीं छोड़ती। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया, दूसरी जानिब इमरान खान ने रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील की कि वो मामलात में मुदाखलत करें और जो मौजूदा बहरान है इसको हल करने में मदद करें। और पंजाब का जो ज़िमनी इंतखाब है इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये मैच फिक्स है और रियासती इदारों से मज़ीद इमरान खान साहब ने क्या अपील की, ज़रा आपको सुनाते हैं, सुनिए।
नहीं हमारी कौम जमा, पेशावर में लोग जमा हुए हैं, आज लाहौर में 4 जगह पे जमा हुए हैं, कराची में, मुल्तान में, पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है और आपको, इदारों को एक पैगाम दे रही है कि पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो, कि हम सबके हाथ से जेल ना निकल जाए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मैदान में आए और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान साहब ने कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान को खतरा बैरूनी साजिश से नहीं है, आपकी अंदरूनी साजिश से। प्योरली पॉलिटिकल फील्ड में हम ट्रस्ट करते हैं अवाम के इज्तिमाई शऊर पर, और हमें यकीन है कि ये बाई इलेक्शंस नहीं है, ये स्नैप इलेक्शंस हैं, और इन स्नैप इलेक्शंस में 20 में से इंशाअल्लाह अजीज कमोबेश 19 सीटों पर हम तकिया रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे कैंडिडेट्स रिटर्न होंगे। उनको 4 साल की तुम्हारी मिस गवर्नेंस, गुर्बत, बेरोजगारी, जिल्लत, दिन रात लोगों के जो हकूक के ऊपर तुम डाके डालते रहे, वो किसी को भूल नहीं गए होंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून दावा करी है कि खातून अव्वल और तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के हेड हैं डॉक्टर अरसलान से मुंसलिक एक मुबैना ऑडियो लीक हुई जिसमें ट्रेंड्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, जिसमें कई सवालात भी खड़े हो गए हैं कि अब ये सवाल क्या हुकूमत मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात करवाएगी या मामला पहले की तरह ही लटका रहेगा। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं, इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद है ऑल द वे, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। इम्तियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो मुझे अभी पता चला कि आपकी तबीयत कुछ ख़राब थी, होप यू फीलिंग बेटर, और आपको सुबह बखैर भी। सियासी तौर पर हमारे जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं, तो सवाल सीधा सा है, ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला ये रुक नहीं रहा है। आई रिमेंबर जब पिछली एक ऑडियो लीक हुई थी तो आपने कहा था कि मैं आपको तसल्ली से कह सकता हूँ कि ये ऑडियो लीक ये जाली ऑडियो है, ये फोर्ज्ड ऑडियो है। क्या ये वाली ऑडियो भी जाली है जो बुशरा बीबी साहिबा की और अरसलान साहब की लीक हुई है? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उसमें जो कल मैं ट्विटर पे देख रहा था, उसमें तो जो बुशरा बीबी के 2 मुख्तलिफ क्लिप्स उन्होंने दिखाए, जो ये मुबैना क्लिप है जिसमें वो कह रही है कि मुल्क में ऐसे इन्होंने क्या कर दिया है, मुल्क में ऐसे होना चाहिए, जबकि जो ओरिजिनल उनकी थी कोई इंटरव्यू था बुशरा का, तो उसमें वो बाकायदा कह रही है कि मुल्क में इस्तेहकाम, सियासतदान, तो बड़ी साफ उर्दू वो बोल रही हैं। तो उससे तो बड़ा ये वाज़े हो गया, अगर वो वाकई ये दोनों सही हैं और उनका मवाजना किया जाए तो ये भी एक और फेक वीडियो है। और उसमें देखें एक इंतहाई अफसोस का मकाम है, इस मुल्क में जो सियासी महाजराई और तकसीम एक ऐसी नहज पे पहुंच गई है जहां पे अखलाकियात का, मेरिट का कोई ध्यान नहीं है, ना किसी की इज्जत का ख्याल है किसी को, न किसी की दोस्ती का भरम है किसी को। और उसी वजह से ये मुल्क ऐसे लगता है, जैसे आप देखें ना, अभी मलिक अहमद साहब थे माशाल्लाह, ये बड़े पढ़े लिखे और हम इनकी बड़ी तारीफ किया करते थे कि बड़े धीमे मिजाज के ये सियासतदान आज थोड़े सख्त साउंड किए। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था, अभी आप ही ने सुनवाई है, तो मैं हैरान हो गया हूँ कि अब वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो ये भी उसी रंग में रंगे गए हैं। हालांकि ये इनकी बहुत अच्छा तर्ज अंदाज़े गुफ्तगू है। और बाकी अल्लाह खैर करे, हमने असल में हुआ ये है कि कायदे आज़म ने तो कहा था कि इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, और लेकिन यहाँ पे ना तो तंजीम है ना इत्तेहाद है। ईमान वो सेकेंडरी है, क्योंकि लोगों का ये ख्याल होता है कि ईमान की जो बातें ना वो तो अगर सज़ा मिलेगी, सज़ा वो तो ऊपर मिलेगी, तो यहाँ आपने जो कुछ करना है वो कर लें। तो हम एक क्राउड के तौर पर ये कौम जो है वो पनप रही है बेढंगे अंदाज में, कोई नस्ब व ज़ब्त नहीं है, जो चीखते चिल्लाते हमारे सियासी रहनुमा हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्हतात हम देख रहे हैं जो गुज़िश्ता 15-20 बरसों के दौरान आया है, और वो भी महज सियासी बुनियादों पे। बिल्कुल। अच्छा इम्तियाज़ साहब, दूसरी जानिब इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से बात करें तो पहले भी जो भी उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं वो बार बार, कभी वो कहते हैं कि न्यूट्रल ला रहे हैं, फिर दूसरी जानिब वो इदारों को बार बार मुदाखलत के हवाले से कहते हैं। अपील की उन्होंने कि जी आप मुदाखलत करें वरना बड़ा मसला होगा, हालात को इस वक्त हालात जो हैं उसमें आपकी मुदाखलत बड़ी ज़रूरी है।
तो इदारे जबकि इस हवाले से बिल्कुल बार बार कहते हैं कि इदारों को सियासत से बिल्कुल दूर रखा जाए, तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो डसे हुए हैं निज़ाम के, उन्हें ज़्यादा पता है उनके साथ किसने क्या हाथ किया। तो वो जो पोजीशन उन्होंने ली है बिल्कुल अपने तरीके से वो बजा हैं। और इदारे न्यूट्रल, किसी भी रियासत के इदारे न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे फ़ौज के सरबराह हैं, चाहे चीफ जस्टिस हैं, इन सब ने बाकायदा पाकिस्तान के मफादात का, पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया होता है। बाकायदा आइन में इन तमाम ओहदों के हल्फ दर्ज हैं। अगर वो उस हल्फ के मुताबिक ये काम नहीं करते हैं तो वो मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद में नहीं है। तो उस नुक्ते नज़र से इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं हमें उस पर यकीन करना चाहिए। उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। और दुनिया भर में देखिए, अमेरिका में भी CIA है और दूसरे उसके साथ 15 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। इंडिया में भी रॉ है, रॉ के साथ और इंटेलिजेंस इदारे हैं। वो अपने अपने तरीके से काम करते रहते हैं। कोई ये कहे कि वो मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल बैठे हुए हैं, उनका कोई सियासत के साथ लेना देना नहीं है, ये कोई बात आज की दुनिया में मानने वाली नहीं है। और जो भी लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, उन्हें इस बात पे ज़रूर गौर करना होगा कि न्यूट्रल रह के आप मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते, बल्कि मुल्क में मज़ीद बिगाड़ आएगा। तो आप ये समझते हैं कि इदारों को इमरान खान की सपोर्ट करनी चाहिए? देखिए, जो भी मेरिट पे बात है, जो भी उसूल की बात है, जो आइन की बात है, उसके मुताबिक इदारों को हर उस शख्स की बुनियादी तौर पे हर उस सियासतदान की हिमायत करनी चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए जो आइन की बात करता है, जो उसूल की बात करता है, जो पाकिस्तान के अवाम की गालिब अक्सरियत के मफादात की। लेकिन गुल साहब, मौजूदा हुकूमत को भी गैर आइनी तो नहीं कह सकते ना, हम आइनी तरीके से तो आई है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा गैर आइनी। मेरी बात समझ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शख्स भी आइन के दायरे में रह के बात कर रहा है, अपने आइनी हुकूक की बात कर रहा है, उन तो इदारों को अपने लिए हुए हल्फ के मुताबिक उसका किरदार अदा करना चाहिए। तो अगर इमरान खान साहब वजीर आजम थे, इदारे उनके साथ खड़े थे तो भी ठीक था, और अब अगर वजीर आजम शहबाज साहब हैं, इदारे उनके साथ खड़े हैं तो भी उनका आईनी किरदार यही है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब ने कल दी है, वो डोनाल्ड डू और अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले से है कि जी तहरीक इंसाफ ने माफ़ी मांग ली है अमरीकी हुकूमत से भी और डोनाल्ड डू से भी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जिसको डिनाई किया है तहरीक इंसाफ ने। एक तो आपको किस हद तक हकीकत नज़र आती है, आप चूँकि जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी बखूबी समझते हैं और पाकिस्तान को तो समझते ही हैं, तो इसमें किस हद तक आपको हकीकत नज़र आती है, नंबर 1। नंबर 2, क्या अगर ऐसा हुआ है तो इज इट अ गुड पॉलिटिकल मूव फॉर तहरीक इंसाफ? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। गुल साहब आ रही है। देखिए, सियासत में कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है। नंबर 1, नरेंद्र मोदी को आपको पता है उसके खिलाफ उसको वीज़ा देने से इनकार कर दिया था अमेरिका ने, लेकिन बाद में उसी नरेंद्र मोदी को बुश ने भी गले लगाया, इन्होंने ट्रंप ने भी गले लगाया और बाइडन ने भी गले लगाया, बल्कि उसको तो हमारे इस्लामी ममालिक के जो सरबराह हैं सऊदी अरब के, वो भी गले लगा रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, मैं तो एक्चुअली उनकी बात नहीं करना चाहता। ये तो वो साहब हैं जो कि बतौर वज़ीर UAE की फ़र्म से वज़ीर भी थे और UAE की एक कंपनी से 15-16 हज़ार माहाना तनख्वाह भी ले रहे थे। फिर दूसरे ये वो साहब हैं जिनका अपने को इखलाकी मायार आई डोंट नो क्या है, कि जब वो शीरी मज़ारी साहब को ट्रैक्टर ट्रॉली से इन्होंने तशबीह दी थी। तो इस किस्म के अगर लोगों को आप सीरियस लेना शुरू कर दें, वजीर दिफा है सर, क्या करें, सीरियस तो लेना पड़ेगा, जिन लोगों को लेना पड़ेगा, वजीर दिफा है हमारे गुल साहब। वेल, उसमें देखें बदकिस्मती है वो जो बार बार फिर इमरान खान कहते हैं कि हम पे ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए गए, वो फिर ठीक ही कहते हैं। लेकिन जिन लोगों का अगर कोई अखलाकी मायार नहीं है और जिनका माजी में रिकॉर्ड ये रहा है, जो कि कौमी असम्बली में चीखते चिल्लाते रहे फ़ौज के ख़िलाफ़, और आज वो फ़ौज को खुश करने के लिए हर वतीरा इख्तियार कर रहे हैं, तो जो अब जहाँ तक अब अमेरिका पाकिस्तान की बात है, बिलाशुबा अब इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म जो लबो लहजा इख्तियार किया अमेरिका के हवाले से, और ख़ास तौर पे अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से, उसने पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को सरदमहरी का शिकार किया। इसी वजह से जो बाइडन ने
इमरान खान के साथ कोई राब्ता नहीं किया। ट्रंप के साथ अच्छे उनके ताल्लुकात थे इमरान खान के, लेकिन इमरान खान एक बात भूल गए, वो अपने जज्बात में बहुत ज़ोर शोर से नाज़ी और फैशिस्ट के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे मोदी के लिए। उन्होंने ये एहसास नहीं किया कि अमेरिकी कांग्रेस में 150 ऐसे लोग हैं जो भारतीय नजाद हैं, एक इंडियन अमेरिकन कॉकस है, उसके वो रुकन हैं। उन्होंने रफ्ता रफ्ता ऐसा एक जाल बुना पाकिस्तान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, के ताल्लुकात सरमहरी का शिकार हुए। और फिर आपने देखा डोनाल्ड लू वगैरह की जो भी बातचीत हुई, लेकिन चक शूमर एक रिपब्लिकन सेनेटर हैं, उन्होंने कोई 8-10 दिन पहले ही एक बात कही है। उनसे पूछा गया कि इमरान खान अगर दोबारा आ गए तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर दोबारा वज़ीर आज़म बन गए तो जाहिर है हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों। तो एक बहुत, मैं समझता हूँ, टैक्टिकल गलती हुई थी इमरान खान से। उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें कर ली जी। साजिश के हवाले से, डोनाल्ड लू, अमेरिका के हवाले से। ये लबो लहजा उनको नहीं इख्तियार करना चाहिए था, क्योंकि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मोरालिटी कोई नहीं, आपके मफादात होते हैं। मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको बड़ा नाप तोल के बात करनी पड़ती है। वो एक इम्तियाज़ साहब, मोइन अख्तर मरहूम का एक बड़ा मशहूर वायरल क्लिप है ना, वो कहते हैं मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो खान साहब भी गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं, मेरे ख्याल में इस मामले में भी निकल गए। जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से भी निकल गए, फिर उस पर भी बहुत से मामलात में। खैर चले, थैंक यू वेरी मच जी फॉर ये एनालिसिस। आपका आपने मुख्तलिफ मामलात पे अपना तजिया हमारे सामने रखा। इमरान खान साहब के हवाले से, उनके तर्ज़ सियासत के हवाले से हम गुफ्तगू करे थे, और अब जरा एक ट्रिब्यूट है हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त। बिल्कुल, सूफियाना कलाम में जो दगाना अंदाज रखने वाले सदारती तमगा याफ्ता लोक गुलकार अलन फ़कीर के हवाले से, जिनको हमसे पिछले 22 बरस बीत गए। सिंध का रवायती लिबास पहनकर मखसूस अंदाज में सूफियाना कलाम पेश करने वाले अलन फ़कीर की मुनफरिद आवाज़ आज भी परस्तारों के कानों में रस घोलती है। अंदरूनी सिंध के गांव आमरी में पैदा होने वाले अलन फ़कीर का ताल्लुक मंगराची कबीले से था, और उनकी गायकी के चर्चे अंदरूनी सिंध में तो पहले ही थे, मगर गुलकार मोहम्मद अली के साथ जो गीत उन्होंने शेखी साहब के साथ, शेखी साहब के साथ जो गीत गाया, उन्होंने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कमाल फनकार, कमाल काम। आपके लिए ढेर सारी दुआएं हमारी अलन फ़कीर, अल्लाह आपको बरीक़ रहमत करे। फ़कीर को हमने याद किया, अल्लाह करे कि ऐसे और फनकार कई आएँ और हम ऐसे फ़कीरों को, इनकी जो लेगेसी है वो बरकरार है, हम याद करते रहें। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हुए कुछ मुल्क में महंगाई की सूरत हाल की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है और 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिपोर्ट हो रही है। जो इदारा शुमारियात है वो ये कहता है कि महंगाई की जो शरह है इस वक्त, वो जून में अगर सिर्फ हम बात करें तो बढ़कर 21.32% हो गई है। शहरी इलाके, इसमें महंगाई की शरह 19.84% है, जबकि देही इलाकों में यही शरह 23.6% है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अगर हम मज़ीद आदाद शुमार की तरफ जाएं या फिर टैक्सेशन की तरफ जाएं तो 1 जुलाई से सुपर टैक्स का निफाज भी हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में 19 रुपये फ़ी लीटर 1 जुलाई को इजाफा भी किया है, आपको याद होगा। जबकि जो आलमी मार्केट है इसमें अब रिपोर्ट से आ रही है कि तेल कंपैरेटिवली सस्ता हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मुसलसल महंगा हो रहा है। हुकूमत 800 से ज़ायद अशिया की जो दरामदात हैं, इंपोर्ट्स हैं, इस पर भी हुकूमत पाबंदी लगा चुकी है। मगर फिर भी जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, वो 1 साल पहले के 30 अरब 96 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 30 जून को ख़त्म होने वाले माली साल में 48 अरब 66 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। दिस इज़ कहना चाहिए कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, और इस वक्त जो तवक्को से ज़्यादा दरामदात है, इसकी वजह से तकरीबन 57% इसमें इजाफा हुआ है। और ज़रा ये भी कहते हैं कि IMF का जो प्रोग्राम है उसकी बहाली के लिए मज़ीद डू मोर का मुतालबा सामने आ रहा है, और जुलाई से बिजली की कीमत में 3.5 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद इजाफा किया जाए, तेल की कीमतों के तयन में हुकूमती किरदार को ख़त्म किया जाए, 1 अगस्त से पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये मजीद इजाफा किया जाए। और ऐसे में सवाल ये है कि IMF प्रोग्राम बहाली से क्या आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? हुकूमत बार बार ये दावा करी है कि मैशियत को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, मगर मिनिस्ट्री और प्रोटोकॉल कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली मॉर्निंग हम आपको गुड तो विश करते हैं, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हम रोज़ बात करते हैं।
अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मौशी सूरत हाल है वो इतनी कोई हौसला अफजा नहीं है। हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं तो 14 ईयर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो बुलंद तरीन सतह पर है मुल्क में महंगाई, और इस महंगाई के रिकॉर्ड दुनिया भर में टूट भी रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान में जो ये सिचुएशन है कब तक स्टेबल होगी, लोगों को रिलीफ कब तक मिलेगा? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone, to you as well. It's always a pleasure to be on Expresso. It's one of my favorite good morning shows. That's so kind of you, sir. Thank you. आपके वर्ड से बड़ी एनर्जी मिलती है हमें डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। देखिए, तो हम जब भी आपके शो पे गपशप होती रही है इन चीज़ों पे, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वही हमें इसमें से गो थ्रू करवाएगा। सो आई ऑल स्टार्ट विद दैट थीम। बट हुआ ये है कि जो जून के नंबर्स आए हैं इन्फ्लेशन के, और आपने राइटली हमारे सामने रखे हैं, आई थिंक उन्होंने हमें थोड़ा सा ऑन द अपसाइड सरप्राइज किया है। कुछ नंबर जो स्पेशली डिफिकल्ट आए हैं वो ये देखें कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स एक होता है। ये क्या चीज़ है? ये एक 51 अशियाए ज़र्फ़ ओनोश जो कि हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, एक आम आदमी भी करता है, एक ख़ास आदमी भी करता है। अब ये आम और ख़ास की एक तफरीक चल रही है, पर इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा खर्च करने वाला और कम खर्च करने वाला, दोनों लोग जो है इसको करते हैं। वो 51 अशिया की जब हम लेते हैं डिटेल्स, तो वो 32% बढ़ी हैं इस माह में कंपेयर टू जून लास्ट ईयर। सो ये एक सब्सटैंटिव इजाफा है, और सब्सटैंटिव से इसी तरह देख लें कि किसी की तनख्वाह तो शायद 32% नहीं बढ़ी। सो अगर आपका खर्च इतना बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सब तकलीफ में। अब ये साइकिल कब टूटेगा? देखें, मेरा ख्याल है कि इजी आंसर ये है कि अभी 5-6 माह जो है वो डिफ़िकल्ट हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में 2-3 चीज़ों का पास थ्रूज आ रहा है। सबसे बढ़ के ऑयल का पास थ्रू, फिर पाकिस्तान की जो करेंसी एडजस्ट हुई है, यानी कि कहाँ हम 180 रुपये पे थे, अब 204 रुपये 80 पैसे पे हैं, सो उसका पास थ्रू। अब एक बिजली का पास थ्रू जून एंड यानी कि 1 जुलाई से 3.5 रुपये के करीब आ रहा है। एक 13 जुलाई को गैस का पास थ्रू आ रहा है। उसका भी तखमीना हमारे सामने नहीं आया बिकॉज गवर्नमेंट ने भी अभी फाइनलाइज नहीं किया। जब ये सब पास थ्रूज निकल जाएंगे, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जैसे आपने कहा कि ब्रेंट की कीमत थोड़ी सी बेहतर हुई है, $120 पे थी, इस वक्त शो पे आने से पहले मैं देख रहा था $111 पे है। सो थोड़ी सी बेहतरी वहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो डिमांड है उसको कम किया जाए, क्योंकि जो बाहर है की मईशत है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड फैक्टर जो है वो इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है। सप्लाई तो करता ही है कि चीज़ें कितनी सप्लाई में हैं, बट डिमांड भी करता है। सो उसको कम करने के लिए उन्होंने शरह सूद बढ़ाई है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी ये लग रहा है कि 5 से 6 माह जो है अभी भी मुश्किल है। पाकिस्तान में स्पेशली अगले 3 माह बहुत मुश्किल है, और उनकी वही 2 वजूहात हैं, बिजली और गैस की नरखों में तब्दीली, और उन तब्दीली का जो असर है वो सारी आपको पता है रोज़मर्रा की जो हमारी अशिया है उन पे चला जाता है। हुकूमत की कोशिश ये है कि IMF का प्रोग्राम हो जाए। आपने सही पूछा। अब IMF के प्रोग्राम से एक तकवीत आप ये देखें कि 211 के करीब हमारा रुपया था, 204 रुपये 80 पैसे पे आया, सिर्फ उस इंडिकेशन से कि हम फंड में जा रहे हैं। फंड में जाना क्या करता है? फंड में जाना एक तकवीत देता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक टर्म्स में कह लें, और आम लोग एक तकवीत देता है एक पेशेंट को, जो कि एक हमारी इकोनॉमी है जिसमें इस वक्त सारी ये डिफिकल्टीज जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। पर ये 5-6 महीने का हल नहीं है, ये चीज़ें अब टाइम लेंगी हल होने के लिए। और वो टाइम जो है वो मेरे ख्याल में कम से कम साल से 2 साल का टाइम पीरियड होगा। 6 महीने में जो ये डॉक्टर साहब, ये IMF भी तो शायराना ज़बान में गए तो रूठी महबूबा ही बन गया है ना। अब तो पाकिस्तान इतनी एफर्ट्स कर रहा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क को जिसने इतना अच्छा मुख्तलिफ मामलात में दुनिया के सामने अपना किरदार रखा है। ठीक है, हमारी मईशत में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप देखिए, हमने तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स 6000 अरब से ज़्यादा इस साल कलेक्ट करके दिया। हमने इकॉनमी को बहुत हद तक डॉक्यूमेंटेड किया, हमने डिस्करेज किया ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामलात हैं। फिर FATF की शराइत को लेकर सभी शराइत हमने पूरी कर डाली। दहशतगर्दी के खिलाफ हम पहले लड़े, अब कोविड के खिलाफ अब दुनिया में सबसे मौसर हम रहे। तो कहीं ना कहीं तो इंटरनेशनल ये जो एजेंसीज़ हैं इसमें पाकिस्तान को भी लिवरेज देनी चाहिए। अब ये मुसलसल जो डू मोर का मुतालबा है, जैसे अब पहले हमारे सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंट किया गया, अब हमारी ये जो फिर करेंसी हमारी फ्री फ्लोट की जिसका हमें नुकसान हुआ, और उसके बाद अब ये जो फ्यूल प्राइसेस के हवाले से बात आ रही है कि वो भी सरकारी इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो, तो ये सारी सूरत हाल कैसे डुएबल है पाकिस्तान की? तो बड़ा ऐसे है कि ना करने वाली बात है।
तो ये बहुत मौजूद सवाल है। देखें, इट इज़ ट्रू कि हमने इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है। एक तो ये बात है कि हमने रिव्यूज़ करने होते हैं क्वार्टरली, तो लास्ट रिव्यू फरवरी में कंप्लीट हुआ और उसके बाद हमने एक रिव्यू जो है वो कंप्लीट करना था, जिसकी बात अब हो रही है, वो रिव्यू डिले होता हुआ आ रहा है। अब ये रिव्यू जिसको 6th रिव्यू के बाद 7th और अब 8th रिव्यू क्लब कर दिया गया, यानी कि 2 रिव्यूज जो हैं क्वार्टरली वो क्लब हो रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहे? हमने बजट जो है वो उनसे एग्री कर लिया है, सो दैट्स गुड न्यूज़। हमने उनके साथ ये भी एग्री कर लिया है कि हम पीडीएल की कीमत 10 रुपए बढ़ा देंगे, हमने बढ़ा दी 1 जुलाई को। हमने ये भी एग्री कर लिया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का पास थ्रू कर देंगे और मेरा ख्याल है कि 1 जुलाई को ये भी बिल्स में इंप्लीमेंट हो गया है। अब डिफिकल्टी कहाँ आ रही है? डिफिकल्टी देखें यहाँ 2-3 चीज़ों पर आ रही है। एक तो ये आ रही है कि MEFP एक डॉक्यूमेंट आता है जो हमने दस्तखत करके देना है। वो एक्चुअल में तो ऐसे लिखा जाता है कि वी विल डू दिस, वी आर डूइंग दिस, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू दिस। सो वो हमारा अपना डॉक्यूमेंट है, पर वो ट्रेडिशनली चूंकि फंड के पास ज्यादा एक्सपर्टीज है तो वो हमें हेल्प कर देते हैं लिखने में। उन्होंने पिछले मंडे को ये डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान को हैंड ओवर किया है। अब वो डॉक्यूमेंट पढ़ा जा रहा है, उसकी हर शिर्क जो है उसका जायजा लिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ये सब ठीक हो और वो चीजें जो निगोशिएट हो रही हों वो एक्सेप्टेबल हो दोनों साइड्स को। सो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर। इसमें एक चीज आई थिंक एक करप्शन का एलिमेंट है कि करप्शन को कैसे एक कमेटी बना के इसको जायजा लिया जाए हमारे लॉज का और इंस्टीट्यूशंस का। उसमें एक थोड़ी सी गुफ्तगू चल रही है कि वो हमने कब करना है। अब एक चीज जो अभी 7 जुलाई तक आपको इंतजार करना पड़ेगा वो क्या है? वो ये है कि हमारी जो शरह सूद जिसका तायुन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है वो होने जा रही है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक कमेटी है स्टेट बैंक की जो इसका तायुन करती है। वो 7 जुलाई को एक मीटिंग है। आई थिंक 7 जुलाई के बाद चीजें जो है शुड रोल ऑन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल एक सादा, क्योंकि ये इकोनॉमिक टर्म्स है, ये तो आप जैसे एक्सपर्ट्स आके हमें बताते रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हमें समझ भी आ जाता है हमारे नॉलेज के मुताबिक, लेकिन एक आम आदमी नहीं समझता है। आम आदमी की समझ से ऊपर की बात है और आम आदमी के लिए मुश्किलात भी हैं। मैं बीइंग एन एक्सपर्ट आपसे अगर ये कहूँ कि आम आदमी इस सूरत हाल में क्या करे, आम आदमी को मशवरा दें, आम आदमी को समझाएं, जिसके लिए बड़ी ही मुश्किल है, ख़ासतौर पे वो शख्स जो 20, 25, 30 हज़ार रुपये महीने के, 40 हज़ार रुपये महीने के कमाता है। अब तो खैर 1 लाख वाला भी परेशान है, लेकिन ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल बेचारा उस लाइन से ही निकल गया है। व्हाट शुड अ कॉमन मैन डू सर इस सूरत हाल के अंदर? सो 4 लफ्ज़ जो हैं उनके इर्द गिर्द मैं तो कहता हूं कि आपको चलना चाहिए कि आपको अपनी जो पर्सनल हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा तब्दील करके, एक तो आपको सेविंग्स करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये है आपको अपनी कंजर्वेशन, पर्सनल कंजर्वेशन करनी चाहिए। अब इसकी हम एक लिटरल मिसाल रखते हैं लोगों के सामने ताकि लोग अंदाज़ा कर सकें कि कितनी सेविंग की जा सकती है। लेट्स से कि आप 5 से 6 लीटर, मैं जो सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं वो आई थिंक मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं अर्बन सेंटर्स में, मिडिल इनकम ग्रुप्स अर्बन सेंटर में, और इनको मैं समझता हूँ आप 30-35 हज़ार, 25-30 हज़ार से लेके ये 1,00,000-1.5 लाख का ब्रैकेट जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं कि ये ग्रुप है। अब ये क्या करे? देखिए ये करे कि अगर आप अब 5 से 6 लीटर पेट्रोल रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इसको तब्दील करने के लिए आप ये कहते हैं कि अच्छा हम कार पूलिंग कर लेते हैं मेरे ही इलाके से, चाहे वो डिफेंस से मैंने अगर आना हो शहर में, या मैंने लाहौर में आना हो, अनारकली में मेरा दफ्तर हो या मेरा गुलबर्ग में दफ्तर हो, और मेरा 5-6 लीटर रोज़ाना आने जाने में पेट्रोल इस्तेमाल होता हो या बच्चों को छोड़ने में। अगर आप कार पूलिंग में चले जाते हैं, और ये कार पूलिंग तो की जा सकती है, जहां मैं रहता हूं वहां से अगर मेरा बेटा स्कूल जा रहा हो तो मुझे मालूम है कि मेरे इर्द गिर्द कितने लोग रहते हैं और मैं 2 से 3 घरानों के साथ ये काम करता हूं, तो आप 30 से 40 हज़ार रुपया महाना बचा सकते हैं। नाउ दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। देखिए डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे वुज़रा की BMWs और मर्सिडीज में कार पूलिंग क्यों नहीं होती? एक ही पार्लियामेंट हाउस में, एक ही कैबिनेट में हर वजीर ने आना है, और हाँ बस, यस एग्जैक्टली, बस हर कोई अपनी 6-6, 7-7, 10-10 करोड़ की गाड़ी में आता है और ब्रांडेड सूट्स पहन के, अच्छी टाइयां पहन के भाषण देता है कि चाय ना पिए, बचत करें। इन पे क्यों नहीं ये चीज़ लागू होती डॉक्टर साहब? ये एक मिसाल क्यों नहीं कायम करते हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है?
देखिए इसमें तो शक की गुंजाइश नहीं है कि लीडरशिप जो है उसको उसकी तरफ देख रही होती है कौम, चाहे वो किसी भी पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे वो किसी भी अदारे की लीडरशिप हो, और तमाम अदारों की तरफ कौम देख रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं और किफ़ायत शुमारी जो है वो बेस्ट वे फॉरवर्ड है। और मैं ये एग्री करता हूँ आपसे कि गवर्नमेंट ने एक कंजर्वेशन प्लान की कोशिश की है, बट उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और दैट विल सेंड अ वेरी गुड मैसेज। इसमें कोई, बट हम एक दो चीज़ें और लोगों के सामने रख दें ताकि लोगों की ज़िंदगी, दूसरा मैंने तो अपना जो टेम्परेचर है एयर कंडीशनर का वो 30 डिग्री पे अब सेट कर लिया है। सो पहले हम हमेशा कहा करते थे कि आप 26 डिग्रीज पे अपना एयर कंडीशनर रखें, तो मैं तो उसको 28 से 30 पे ले गया हूं। ठंडे दिमाग से सोच भी नहीं सके। डॉक्टर साहब आप वो मशवरे बता रहे हैं जो शायद आप और हम तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल इस सिचुएशन में भी नहीं है शायद। जी बिल्कुल। और तीसरा ये है कि देखिए आप जितनी भी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ऑब्वियसली इस वक्त हाथ रोक के अगर इस्तेमाल करेंगे तो 3 से 6 माह जो हैं वो आपके थोड़े सी बेहतर गुजर जाएंगे, चाहे वो पंखे का इस्तेमाल हो, चाहे आप जिस तरह की ग़िज़ा। ओवरऑल आप सेविंग्स के हवाले से कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, चाहे वो पेट्रोल में है, बिजली में है, एनीथिंग यू आर यूजिंग उसको थोड़ा सा आप कम कर लें, उसकी जो यूजेज है उसका इस्तेमाल है, उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप बहुत ज़बरदस्त टिप्स दे देते हैं हमारे देखने वालों को, हमें भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ये मुश्किल टाइम है, इसमें थोड़ी सी तंगी से कह लें, गुजारा कर लें, उसके बाद अल्लाह करे उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे। लेकिन आपका बस वाला मशवरा बहुत अच्छा है। पार्लियामेंटेरियन शुड कम इन अ बस, एक गाड़ी में एक बस में बिठाओ, इतनी महंगी गाड़ियों में आते हैं और कहते हैं बचत करें, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है आपकी अपनी है, लेकिन एक मैसेज तो दें कौम को कम से कम कि आप ये कर रहे हैं। वैसे आपकी और वैसे बहुत सारे लोगों को नागवार नहीं भले गुजरे, लेकिन मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब को करना चाहिए, वो कर सकते हैं। अगर वो इतने लॉन्ग शूज पहन के रेन में जा सकते हैं, डेंगू के लिए कर सकते हैं, तो आई थिंक ही शुड कम ऑन, ही शुड टेक द इनिशिएटिव एज प्राइम मिनिस्टर। का क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं, उनको करना चाहिए। आई थिंक ही शुड स्टार्ट। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चूँकि ईद आ रही है, खैर वेलकम बैक, ईद चूँकि आ रही है और प्रोग्राम के शुरू में भी हमने जिक्र किया था, इस वक्त सबसे बड़ा मौजू, सबसे अहम मौजू कुर्बानी का जानवर ख़रीदना है। कहाँ से ख़रीदें, कितने का ख़रीदें, बहुत महंगे हो गए हैं जानवर। और इस साल मवेशी मंडियों में जो हालात हैं वो ज़रा मुख्तलिफ ही लग रहे हैं हमें। जानवर तो मौजूद हैं लेकिन ख़रीदार ना होने के बराबर है। इसकी वजूहत दो हो सकती हैं, या तो अभी दिन बाकी हैं, हो सकता है अगले आखिरी दिनों में कुछ लोग ज़्यादा हो जाएं, या फिर महंगाई, जैसा कि आप कह रही हैं, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग नहीं जा पा रहे। गाहक ये कहते हैं कि जो जानवर पिछले साल 50,000 का लिया था जी, वो 80,000 1 लाख से कम नहीं मिल रहा। और दूसरी जानब जो व्यापारी हैं वो अपना रोना रो रहे हैं कि जी महंगाई की वजह से चारा, कुर्बानी के जानवरों का जो खल वो खाते हैं और दीगर चीज़ें जो लवाजमात हैं, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उनका, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि इसकी वजह से जानवर पर जो पूरे साल का खर्चा है वो भी डबल हो चुका है। तो उनकी भी गलती नहीं है। मुल्तान की बात करें, कराची की बात करें, कुछ ऐसी सूरत हाल, और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल है। इसी हवाले से हमने सोचा कि आज बात कर ली जाए। हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से साजिद रऊफ होंगे, जबकि मुल्तान से हामिद चौधरी होंगे। दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच साजिद और हामिद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साजिद आपकी जानिब आते हैं। अब जो कराची की सिचुएशन है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली लोगों के लिए इस बार काफ़ी डिफ़िकल्टी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? यहाँ पर लोगों का जो एक कहले रुझान है मंडियों में, किस तरह का आप देख रहे हैं? लोग आ नहीं रहे या महंगाई रीज़न है? क्या वजूहात आप देख रहे हैं? अरमला, बिल्कुल इस वक्त मैं एशिया की सबसे बड़ी जो मवेशी मंडी सोराब गोट पर मौजूद हूँ और अब ईद में तक 6 रोज रह चुके हैं, लेकिन जो है खरीदारों का रश जो है वो ऐसा देखने में नहीं आया है। कल कुछ रश हमें यहाँ पे मंडी में जरूर देखने में आया था। मंडी इंतजामिया से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 4.25 लाख से ज़ायद जो जानवर जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है कराची की सोराब गोट मंडी में लाए जा चुके हैं। तमाम ही इकसाम के जो ये जानवर थे उनमें शामिल हैं, बकरे भी हैं, गाय भी हैं, बड़े बैल भी शामिल हैं, ऊँट भी हैं। हर ही किस्म का जानवर जो है इस वक्त कराची की सोराब गोट मंडी मौजूद है। जहाँ तक आपने बात की खरीदारी की, बिल्कुल खरीदार इस वक्त कुव्वत खरीद जो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद थी वो शदीद मुतासिर हुई है। उसकी बुनियादी वजह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा था, महंगाई है, ये बुनियादी वजह बनी है। लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो काफ़ी कम हो गई है। अगर हम गुज़िश्ता साल के निस्बत इस साल अंदाज़ा लगाएं
तो फी जानवर जो अगर 30 से 50 हजार रुपए का जो डिफरेंस आया है वो फी जानवर डिफरेंस आया है। ठीक है साजिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हामिद की जानिब भी जाते हैं, मुल्तान में मौजूद हैं। हामिद, आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? जिस तरह से साजिद बता रहे हैं कि कराची की सिचुएशन तो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों का इतना रुझान भी नहीं है। मुल्तान की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल अरमला, इस वक्त मैं मुजफ्फरगढ़ रोड के ऊपर मौजूद मुल्तान की सबसे बड़ी मंडी है और तकरीबन पूरे जनूबी पंजाब से जो व्यापारी हैं वो जानवर यहाँ लेकर आते हैं। बड़े जानवर हों या छोटे बकरे वगैरह जानवर हों, सारे जानवर यहाँ लाए गए हैं। लेकिन अभी तक खरीदारी का जो रुझान है वो बहुत कम है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो लोग पहले 25 से 30 हज़ार का बकरा खरीद लेते थे, वही बकरा 45 से 50 हज़ार तक पहुँच गए। क्योंकि व्यापारियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, जो पहले वो 25 से 30 हज़ार में एक ट्रक लेके यहाँ आ जाते थे, वही ट्रक के पैसे जो है 50 से 60 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है, जो सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद अगर गंदम की बात, इनका चारा होता है वो महंगा हो गया, गंदम महंगा हो गई, तेल महंगा हो गया। इसके अलावा जो है जो सब्ज चारा है वो महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों के जो एक्सपेंस हैं वो बहुत ज़्यादा इमरान बढ़ चुके हैं। ठीक है हामिद, हुकूमत ने क्या कोई प्राइस कंट्रोल, क्योंकि पंजाब में कल मैं खबर सुन रहा था, पढ़ रहा था बल्कि, कि पंजाब में जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनको बहाल किया गया है, तो उनका इतलाक ज़ाहिर बात है मवेशियों पे भी होना चाहिए। गर्चे के एक काश्तकार की या एक मवेशी पालने वाले की जो मेहनत है वो उसको मिलनी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि जानवरों के ऊपर बड़ी मेहनत होती है जो कुर्बानी के लिए जानवर पाले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या कोई मैकेनिज्म है यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से ऐसा जिसमें कुछ प्राइस के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि लोग कीमत लें तो सही, मुनाफा लें, लेकिन नाजायज़ ना लें और एक मुनासिब कीमत में मिले जानवर? ऐसा है कुछ? इमरान, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। जो 2.25 से 2.5 मन का जानवर है वो 65 से 70 से 75 हज़ार तक यहाँ मिल जाता है नॉर्मली। अच्छा। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, क्योंकि यहाँ से लोग आते हैं दूसरे शहरों से। 70 हज़ार तक 75 हज़ार तक आपको अच्छा जानवर मिल जाता है। लेकिन जो बकरे की कीमतें वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि जो लैम्बी स्किन जो जानवरों में बीमारी आई थी बड़े जानवरों में, उसकी वजह से जो बकरे हैं, जो भेड़े हैं, उनकी तरफ जो है लोगों का कुर्बानी का रुझान बढ़ चुका है। लेकिन महंगाई ज्यादा है, वो भी आते हैं। और अगर हामिद मैं आपसे कहूँगे मुझे सबसे सस्ता बकरा कितने का मिलेगा जिस मंडी में आप खड़े हैं, तो आप क्या बताएंगे हमें? इमरान, जिस मंडी में मौजूद हूँ मैं, आपको 40 से 42 हज़ार में अच्छा नॉर्मल बकरा में, अच्छा बकरा नहीं कह सकते, नॉर्मल बकरा कह सकते हैं कि मिल जाएगा आपको। इससे कम रेट में बकरा नहीं मिल सकता, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा है, एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। फिर जो ट्रैवलिंग है इन लोगों की, क्योंकि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ये लोग यहाँ लेके आते हैं, इस वजह से उनके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। इंतजामिया की बात, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ हामिद, हमें साजिद की जानिब भी जाना है, फिर आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। साजिद, ऑब्वियसली जिस तरह से हामिद ने कहा कि मुल्तान की मवेशी मंडियों में आपको 40 से 42 या 45 हज़ार के दरमियान एक नॉर्मल बकरा मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे बताइए कराची में क्या सिचुएशन है? वैसे हमें उम्मीद तो नहीं है कि इतना सस्ता मिलेगा, लेकिन स्टिल क्या आप इस हवाले से बता सकते हैं? अरबला, बिल्कुल देखिए, कराची के अंदर जानवरों की जो खरीदारी है, मैंने जैसे बताया कि 35 से 40 और 50 हज़ार से ज़्यादा कीमतों का जो फ़र्क आया है। अगर हम जो इनका ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस है उससे बात करें तो तकरीबन कराची में जो ट्रक अंदरूनी मुल्क से आता था वो 1,20,000 के करीब आता था, और इस साल जो ट्रक आया है वो तकरीबन 1,60,000 से 1,80,000 रुपए का जो उन व्यापारियों को जो वो ट्रक यहाँ पे पड़ा है। अगर हम बात करें कि दरमियाने से दरमियाना बकरा यहाँ पे कराची में परचेज कर लिया जाए तो उसकी कीमत जो तकरीबन 45 से 55 हज़ार रुपए के दरमियान होगी। हम बोल सकेंगे कि ये बकरा जो है, अच्छा साजिद, चूंकि वक्त कम है, किलोग्राम का ये वक्त कम है, चूंकि खरीदारों के हवाले से हमें बताइए, आपने किस किस्म के लोग, क्या आपने आम शहरी बड़ी तादाद में देखे हैं मंडियों की तरफ आते हुए, या मतलब पिछले साल की निस्बत, चूंकि आपको अंदाजा तो होगा, या इस दफा को बहुत मैसिव चेंज है, बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं आए हैं, बहुत कम तादाद में है? कोई कितनी बड़ी तब्दीली देख रहे हैं आप ग्राहकों के नुक्ता निगाह से? इमरान, ऐसा है कि कराची के अंदर जो मवेशी मंडी लगती है उसमें ये कहा जाता था कि यहाँ पे हर जेब, एक शख्स की जितनी भी जेब है उसकी गुंजाइश का जानवर यहाँ से मिल जाया करता था। लेकिन ये पहली दफा देखने में आया है कि लोग अपने जेबों में रकम लेकर आ रहे हैं और वापस घर जा रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं हो पा रहा कि उनको जो है वो अपना जानवर, अपने मतलब का, अपनी कीमत का वो जानवर मिल पा रहा हो। लोग इसी वजह से लोग काफी परेशान भी हैं। परेशान है, ऑब्वियसली जो बजट है उनका उसके मुताबिक उनको जानवर नहीं मिल
पा रहा है। लेने की नीयत से तो वो मंडियों में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद आपका भी और हामिद अभी कि आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान और कराची की मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। ख़रीदार तो हैं, उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन जो वो बजट सोच के आए हैं उस बजट में उनको मवेशी अल्लाह करे साजिद और हामिद को सस्ता बकरा मिल जाए कोई, और अगर दोनों को मिले तो दोनों ने हमें भी बताना है ताकि हम वहाँ पे अपने दोस्तों को बता दें, वो भी ले लें। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ चाहता है सफ़र शर्ट का, और बल्कि निकले तेरी तलाश में और आज हम बात करेंगे नागा पर्वत के हवाले से। उसका मजीद अगला हिस्सा क्या है और क्या बात हो रही है दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नागा पर्वत तार साहब की बहुत ही खूबसूरत किताब, पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पे लिखी गई। पहाड़ के इर्द गिर्द रूपल वैली और जो फेरी मेडोज़ है उस पर लिखी गई। फेरी मेडोज़ फेरी लैंड था मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। फंतूरी इज़ अ फैंटेसी, तार साहब लिखते हैं फंतूरी इज़ अ फैंटेसी। फेरी मेडोज़ बहुत खूबसूरत था। ब्याल कैंप तक का सफ़र जो था वो एक ख्वाबनाक सा सफ़र हुआ करता था। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। बाल तार साहब से उनकी किताब नागा पर्वत के हवाले से जो गुफ्तगू है वो जारी है, सवालात का सिलसिला जारी है। तो तार साहब, आपकी किताब में एक बड़ा खूबसूरत एक फ़िक्रा है, कोट कर देता हूँ कि सामने एक छोटा सा बच्चा गधे पर सवार नाक साफ़ करता आ रहा था और रहमान बहुत खुश हुआ क्योंकि ये दोनों उसके थे। तार साहब, एक मती के हवाले से भी था गिला कि वो उठना नहीं चाह रहा था। जब यानी आप काफ़ी आगे गए तो वो उसको नींद के छिपा के आ रहे थे। अच्छा, ये जो जितने भी बड़े मुश्किल ट्रैक्स होते हैं, इसमें जब आप पूरा दिन ट्रैक करते हैं तो थकन का ये आलम होता है कि आप पे एक्चुअली मैं उसको नींद नहीं कहूँगा, वो कुछ अजीब बेहोशी के से झटके होते हैं। आपको समझ नहीं आती कि किस टाइम आप उस झटके में अंदर चले गए और फिर वापस आप वो छपाके से जो नींद के हैं। आपने तो डेफिनेटली इतने ट्रैक्स किए हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस किया होगा आपने, जब ये किसी भी मुश्किल ट्रैक में सपहर के वक्त या उसके बाद शाम के वक्त ये जो छपाके आते हैं नींद के बार बार। वो वहाँ पे तो यही हुआ कि भाई तख्तों के करीब पहुँच गए, प्लेन हो गया, बोल्डर रिज पीछे रह गई, लेकिन हमें हिम्मत नहीं थी। तो वो फिर अब्दुर्रहमान ने कहा था कि मैं पानी लेके आता हूँ, असल मसला पानी था। तो वो हमें छोड़ गया तो हम वहीं पे लेट गए, बैठ गए, तो मती सो गया। अच्छा। फिर वो जागता नहीं था और उसको वो एक्चुअली मैंने उसकी अना को ज़रा सा मजरूर किया, तब वो जागा। क्योंकि जब हम चल रहे थे सुबह तो मैं, जाहिर है कि मैं उससे उम्र भी बड़ा था, वैसे भी मैं ज़रा इत्मीनान से चलता हूँ। तो अभी प्लेन चल रहे थे लेकिन सांस चढ़ता था, हाइट तो थी। तो मती जो था वो खरगोशों की तरह भाग रहा था आगे, ताज़ा। तो वो हर 10 कदम के बाद पीछे मुझे देखे और मैं वहाँ खड़ा हूँ तो वो पंजाबी में कहता था, टिपिकल लाहौरी अंदाज़ी, तार साहब रह गए हो। अच्छा, वो मुझे अच्छा तो नहीं लगता था किसी को आप कहें कि रह गए, मैं कहूँ जी हाँ। वो फिर अपना चलता है, फिर मैं खड़ा होता हूँ, 1-2 दफ़ा उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर तीसरी बार मैंने कहा हाँ यार रह गया हूँ, मैं बूढ़ा आदमी, बस ठीक है आप चलो। लेकिन मैंने उसे वहाँ पे वही बात की थी, मैंने कहा ये याद रखना, मैंने आज तक जितने ट्रैक किए हैं एक तो ऑलमोस्ट मैं सबके साथ ही पहुँचा हूँ, कभी ये नहीं हुआ कि 1.5-2 घंटे के बाद आया हूँ। लेकिन बाहर तो और पहुँचा ज़रूर हूँ शाम तक। उस आज तक अल्लाह ताला के फजल से ये ऐसा नहीं हुआ कि अगर एक मंजिल है जो तयशुदा मंजिल है और मैं किसी फिज़िकल एलिमेंट या थकावट की वजह से वहाँ तक ना पहुँचा, तो आज भी मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। तो वो जब सारे दिन की मुशक्क़त के बाद वो नीम बेहोश पड़ा था और उसको मैं आप वरीड के यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं, लेकिन ना स्ट्रेंज जगह है ना, आपको तातू का नाम नहीं, नहीं पता, कुछ जगह का ही नहीं पता कहाँ है, और वो जंगल सा है और आप दोनों अकेले हैं, तो पता नहीं वहाँ पे गीदड़ हैं, बघियाड़ हैं, क्या है। तो मैं उसको जगाना चाहता था, तो उसने कहा कि नहीं मैंने सोना, यूँ करके उसने मुझे, तो मैंने उसके कान में फिर आहिस्ता से कहा कि अब बताओ कौन रह गया। बस वो छलांग लगा के उठ के बैठ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि अना को ज़रा आदमी धचका दे, वो टूटे तो फिर वो सारा कुछ कर गुजरता है। तो वो आते हैं
कि आप सारा कुछ छोड़ के सो जाना चाहते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि भाई इन योर हार्ट ऑफ हार्ट यू नो कि भाई पोर्टर तो आगे जा चुके हैं, टेंट तो वहाँ लग चुके हैं, यहाँ कहाँ पे आप रहेंगे। जी बिल्कुल। चुनांचे कभी इतनी थकावट नहीं हुई कि मैंने अबैंडन कर दिया वो कि पोर्टर को बुलाओ यही मैं सोऊंगा, इस तरह नहीं हुआ। अल्लाह के फजल से जो शेड्यूल होता है उसके मुताबिक ही चलता हूँ। आप मेरे साथ थे हरामोश में, तो बेशक मैं आहिस्ता चला था, लोगों के सहारे चला था, लेकिन अपनी टांगों पे चला था। और जहाँ बाकी सारी टीम पहुँचती थी अल्लाह के फजल से वहाँ मैं भी पहुँच जाता। आपने अपनी किताबों में जितना भी लिखा है तो वो बिल्कुल इसमें पता चलता है कि आप शेड्यूल के मुताबिक चलते हैं, जहाँ कैंप करना होता है वहीं कैंप करते हैं और जब कैंपिंग साइट तक पहुँचते हैं, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं माँ सिवाय एक वाक़या के। और वो तब था जब इसी हरामोश में आपने एक जगह जहाँ हमारी कैंपिंग साइट आगे थी, लेकिन आपने जैदी साहब के इसरार पे फिर आपने कहा था कि कैंपिंग साइट पहले ही कर दें। वो था हम शेड्यूल से हटे थे, अगर आप बताना चाहें तो बता दें। वो एक्चुअली सर ये हम सब की दिलों की ख्वाहिश तमन्ना थी ऐसी कि वो एक जगह पहुँचे हैं और उसके बाद बुरा हाल हुआ, क्योंकि मैंने वो लिखा भी है कि हमारे दोस्तों ने डॉक्टर एहसन वगैरह कामना इन्होंने वर्गलाया हमें कि तार साहब यहाँ पे आप 3-4 किलोमीटर चलते हैं, इसी तरह का प्लेन आरामोश यूं करेंगे। तो मैं वर्गलाया गया। अच्छा वो समझते थे कि मैं वर्गलाया गया हूँ, अंदर से मुझे पता था कि बाढ़ ऐसे नहीं होते। उनका मेरा तजर्बा उस वक्त ज़्यादा था शायद उनसे, लेकिन ये है कि भाई वो मैं क्या कह रहा था, तो ये कि जैदी साहब वाला आप सब। तो वहाँ जब हम पहुँचे हैं तो हम टोटली खलास हो चुके थे जिसे कहते हैं, और जो वहाँ बैठा था वहाँ बैठा हुआ है, और जिसने अगर हाथ यहाँ रखा है ना तो उसमें हिम्मत नहीं थी कि उसको उठा के तो यहाँ रख ले। जी ऐसे ही तो लेकिन अभी आगे जाना था और शुक्र है नहीं गए। अगले रोज़ गए हैं ना वो एक जंगल में, तो उन्होंने पोर्टर्स ने अनाउंस किया कि हम वहाँ जा रहे हैं। तो जैदी साहब पुराने शेर बूढ़े एक क्लासिक शख्स और बहुत अच्छा चले थे, तो उन्होंने फिर एक खालिश अंदाज़े बयां इख्तियार किया जो यहाँ बयान नहीं किया जा सकता, खालिश लाहौरी अंदाज में, कि जो उस जगह का नाम लेगा जहाँ हमने जाना था उसको मैं ये कर दूंगा, तो उसके ऊपर सारे थोड़े से, तो ऐसे वो हुआ। अदरवाइज अब मैं भी बिल्कुल साथ ही घास पे लेटा हुआ था और बड़ा हैरान हुआ था। जैदी साहब जैसे नस्तालिक आदमी के बड़ी ऐसा जुमला था कि उसके बाद रुकने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। अतार साहब, रूए अर्ज़ पे अगर मैं ये कहूँ, प्लैनेट अर्थ पे, रूए अर्ज़ पे, इस ज़मीन पर कि जो सबसे बेहतर सबसे आला मशरूब इस रूए अर्ज़ पे है तो वो गिलगित बल्तिस्तान की गाढ़ी लस्सी है। तो इसके बारे में इससे आप इत्तफाक करेंगे? देखिए ना, जो लोग वहाँ रहते हैं जी, फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर उनका ट्रायल एंड एरर का एक उनकी परफेक्शन पहुँच चुकी, और जो उनकी खुराक होती है वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक होती। वहाँ पे बूटियाँ ऐसी हैं, आप जानते हैं कि उनको सर दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, वहाँ पे एस्प्रिन कहाँ मिलती थी। इसी तरह वो बच्चियाँ जो हैं वो एक पौधा इस्तेमाल करती हैं, यूँ रगड़ के सुर्ख होता है उसको लिपस्टिक बना के लगा देती हैं। चुनांचे वो डिपेंड करते हैं यानी वो अपने इन्वायरमेंट पे। तो इस तरह दो चीज़ें मैंने दरियाफ्त की, एक तो ये कि जो वहाँ की लस्सी है या दही मिला उसको लस्सी कहते हैं जी, उससे इफेक्टिव दुनिया में और कोई मशरूब नहीं जो आपकी थकावट भी कम करे और आपका सर दर्द ख़त्म कर दे और हाइट का जो भी असर हुआ है वो ज़ाहिर कर। इट्स अमेजिंग। ठीक। चुनांचे जब हम तातू पहुँचे तो अब्दुर्रहमान एक पुराने टीन में लेके आया था, डालडा की टीन में, और उसकी रस्सी भी जो काली हो चुकी थी मक्खियों की वजह से उसमें वो थे, और उसके ऊपर वाज़े तौर पे एक दो मक्खियाँ जो थी नीम मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। तो मैंने वो यूं करके दो को निकाला। आई एम श्योर कि नीचे भी उनकी आबादी थी उसमें, लेकिन मैंने आंखें बंद करके वो पी गया और उसने मुझे बहाल किया। चुनांचे मैं सबको यही कहता हूँ कि जब आप जाएं वहाँ कसरत से दही या लस्सी का इस्तेमाल करें,
छोड़ दें आप सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और दवाइयाँ हैं, ये है वो, उसको पी लें। अच्छा, नंबर 1 जी। नंबर 2, ये एक माउंटेनियर था बाहर का, शायद स्विस था, उसने कहीं लिखा था, एंड देन आई ट्राइड इट। उसने कहा कि माउंटेनियरिंग के लिए, यानी ट्रैकिंग के लिए, जो बेस्ट चीज़ है वो लिबास है जो मुकामी पहनते हैं। अब मुकामी बेवकूफ़ तो नहीं कि चप्पलों में चले जा रहे हैं या शलवार कमीज़ में चले जा रहे हैं, वो उस एनवायरनमेंट के बंदे हैं, वो उसकी पैदावार है, वो सबसे सूटेबल लिबास होगा तभी। हम वो नहीं उस तरफ गौर करते। हम ज़ाहिर है कि ट्राउज़र्स पहनते हैं, जैकेटें पहनते हैं, जॉगर्स पहनते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो उसने उसकी जो खासियतें बयान की थी शलवार की, उसने कहा कि जीन में आपका कसा हुआ जिस्म, उसको हवा नहीं लग रही। व्हेन यू आर वॉकिंग, आपके लिम्स को मूवमेंट की है नहीं है, बंधा हुआ है लिम्स। शलवार में दे आर फ्री, और उसके अलावा वो अंदर से आपको हवा जो है वो लग रही है। सो द मोस्ट सूटेबल ड्रेस इज़ शलवार कमीज़ ट्रैकिंग के लिए, नंबर 1। चप्पल के बारे में उसने ये कहा कि बूट अगेन जो जॉगर है वो कस देता आप। जब चप्पल जो है, मतलब हमारी पेशावरी चप्पल या दूसरी, ख़ासतौर पे पेशावरी चप्पल अगर आगे से खुली है, उसमें आपका पाँव जो है वो मूव करता रहता है, आगे पीछे थोड़ा खिसकता रहता है, और वो सुन नहीं होता जो कि जॉगर में हो जाता है। चुनांचे ये 2 चीज़ें मैंने डिस्कवर की, एंड आई फील कि मकामी जो हैं ट्रैकर्स, मतलब फैशनेबल लगना अपनी जगह गया, इस किस्म की शानदार जैकेट पहनी है, तस्वीर खिंचवाई है बर्फ़ों के बाद, वो अपनी जगह। लेकिन आई फील कि कुर्ता शलवार और चप्पल। वाह। तार साहब, आपने कहा है कि मैंने लाहौर में इतनी शीरी और इतनी फ़र्द बख्श लस्सी नहीं पी, ग्वाल मंडी में भी नहीं पी। अभी भी आप यही समझते हैं? ज़िंदगी बख्श तो थी वो, ये वाली तो मतलब है कि वो तोंद को बख्शती है ना, एक तवानाई। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपसे बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही नांगा पर्वत के हवाले से। और नांगा पर्वत तो बस एक सेंट्रल एक मौजूद गुफ्तगू है, अदरवाइज़ हम तो हर तरफ निकल जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से, और वो हीरो क्या है जनाब? वो ये हैं कि ह्यूमैनिटी की खिदमत के एवज़ 10 पाकिस्तानी नौजवानों को डयाना अवार्ड मिला है, जिसमें 18 साल की जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली इकरा बिस्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए जो काम करने वाले और नफ्सियाती दबाव का शिकार अफराद की जो गुफ्तगू सुनने के लिए टॉक के नाम से सामीन की एक सोसाइटी तैयार की, जिस पर की बिना पर उन्हें ये अवार्ड दिया गया। अब तक 15 से ज़ायद कौमी और आलमी इदारों में इकरा जो है अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है। उनका ताल्लुक़ कश्मीर से है और आजकल जो कह लें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी काम कर रही हैं। उनका प्रोजेक्ट क्या है जिस पर वो काम कर रही हैं, उसके साथ साथ इकरा को इतनी कम उम्र में जो कह लें सोशल वर्क के वजह जो अवार्ड मिला है, डयाना अवार्ड, इस पर हम बात करेंगे। इकरा बिस्मा स्पीक टू लीड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के हवाले से बात करिए। सो इकरा के हवाले से एक अच्छी बात ये भी है कि उनकी उम्र 18 साल से कम है, इतनी यंग एज के अंदर ये इतना बड़ा काम कर रही हैं। सच एन इंस्पिरेशनल रोल सो फार। इकरा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, इट्स ग्रेट टू हैव यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, इतनी छोटी उम्र में इतना ज़बरदस्त इंटरनेशनल एक्सपोजर, और वो भी जिसे कहना चाहिए कि सोशल वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर को लेकर ये सोच उमूमी तौर पे बच्चों में या टीनेजर्स में आती नहीं है। क्या ये आपकी अपनी सोच थी कि मैंने ये करना है, या पेरेंट्स की तरफ से, या किसी वाक़े ने आपको इस तरफ माइल किया कि आप ये करें? कैसे हुआ? Okay. First of all, thank you so much for inviting me over here. Welcome. It's an honor for me. And getting this Diana Award itself is a great responsibility for me because ये एक ऐसा award है जिसने मुझे इतना ज़्यादा motivate किया है कि from now I have to take the legacy of Princess Diana. So अगर बात की जाए कि इतनी कम उम्र में मुझे ये ख्याल कैसे आया, so basically I was born in Kashmir. सो मैं कश्मीर में रहती थी और वहाँ पर इतनी ज़्यादा मेरे पास पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट आई यूज़ टू वॉलंटियर एट माई स्कूल एट द एज ऑफ 8.
8 साल से मैंने अपने स्कूल में डिफरेंट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, डिफरेंट कैंपेन्स होती थी हमारे स्कूल में, और वहाँ से ही मेरे अंदर बस एक ये चीज़ होती थी कि मैंने लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है और कुछ सबसे अलग करना है. सो आई वॉज रियली फोकस्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. So at that time I moved to Islamabad in 2019 और यहाँ पे different organizations से मेरे introduce हुई, मुझे पता चला कि इस तरह की NGOs exist करती हैं, and I started joining different national and international organizations, different national और international forums पे मुझे पाकिस्तान को represent करने का मौका मिला. And then during COVID-19 टॉक का आइडिया मेरे माइंड में आया and I just started this talk and this year I have started Speak to Lead International. ज़बरदस्त. अच्छा, टॉक के हवाले से बताएं. ऑब्वियसली मेंटल के बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर और स्पेसिफिकली यंग जनरेशन की भी अगर हम बात करें, आपने खुद भी एड्रेस किया, तो टॉक बेसिकली किस तरह की हेल्प ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तमाम तर लोगों को, इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप. Okay, so basically talk is the abbreviation for time, attention, listening and knowing. मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि हमारी सोसाइटी में हम फ़ौरन से किसी भी बंदे के बारे में एक जजमेंट पास कर देते हैं, या हम फ़ौरन से किसी को भी अगर देखते हैं या किसी से भी हमारी बात होती है तो हम फ़ौरन ना किसी को भी जज कर देते हैं. So I have this like टॉक का बेसिकली जो एब्रीविएशन है, इट्स फॉर टाइम, अटेंशन, लिसनिंग एंड नोइंग. कि जब भी हम किसी बंदे को अपना टाइम देते हैं, अपनी अटेंशन देते हैं, अपनी एक्टिव और एम्पैथेटिक लिसनिंग देते हैं, देन एट द एंड दैट के इज फॉर नोइंग. एट द एंड वी जस्ट गेट अ चांस टू नो दैट पर्सन. सो बेसिकली टॉक का जो फोरम है ये लिसनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी सोसाइटी में आजकल हमें बहुत कम देखने को मिलती है. येस, मेंटल हेल्थ के बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बट हमारे पास लिसनर्स नहीं हैं. लिसनर्स, हमारे फ्रेंड्स उस तरह से हमें लिसन नहीं करते, फैमिली लिसन नहीं करती. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा गैप है लिसनिंग का जो कि हमने फुलफिल करना है. अगर हम इंटरनेशनली देखें तो बहुत सारी लिसनर सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे. सो कोविड में जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई लिसनर सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर रही और लोगों को इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज एवरीवन इज़ अलोन. और बहुत सारे लोगों को उस टाइम मैंने कोशिश की कि मैं किस तरह से यूनाइट कर सकती हूँ. सो उस टाइम मैंने टॉक को इनिशिएट किया. यहाँ पे हमने लोगों को ट्रेन किया लिसनिंग के हवाले से, और उन लिसनर्स ने जाके आगे लोगों को सुनना शुरू किया. And now I feel really proud when someone just come to me and they said I'm a compassionate listener. So I think एक ये ऐसी चीज़ है जो कि हम सब के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए टॉक की. ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा टॉक के फोरम से और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके मैंने कोविड के दौरान बहुत सारी वर्कशॉप, सेशंस, वेबिनार्स और इस तरह के डिफरेंट वर्चुअल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें मैं कहती हूँ मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ आई यूज्ड टू हैव द वर्चुअल कॉफ़ी, द वर्चुअल टी, वर्चुअल ईद के इवेंट्स, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, वी यूज्ड टू हैव द वर्चुअल मूवी नाइट, वर्चुअल कवाली नाइट. बट स्टिल आई वांट टू से हियर कि जितना आप बता रही हैं कि आप लिसनर हैं, उससे कहीं अच्छा आप बोलती भी हैं और इतनी अच्छा आप एक्सप्लेन कर रही हैं कि हमें सुनने का मजा आ रहा है कि आप जो अपना फोरम चलाती हैं उसके लिए बहुत गुड लिसनर इकरा है ना. आप अच्छा बोलिए और हम अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, तो वो माइट बी गुड लिसनर एज वेल. And I must say that you are a good listener too. चलें, एक तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा है. अब तक इसका फ़ायदा कितना हुआ आपको लोगों को लेकर? क्या आप कोई लॉग मेंटेन कर रहे हो जिसमें आपको ये पता चले कि लोग इस किस्म की प्रॉब्लम्स के साथ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं, और उसमें फिर आप क्या सिर्फ सुनने की हद तक लोगों को आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी जो तंजीम है वो काम करती है, या फर्दर सोल्यूशंस की तरफ भी आप जाते हो? एंड व्हेन इट कम्स टू सोल्यूशन तो ऑब्वियसली यू नीड टू लिंक विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या इट्स अ बंच ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो आप लोग मिलकर काम कर रहे हो, या मुस्तकबिल का आइडिया क्या है? थोड़ा सा इस हवाले से, अपने नेटवर्क के हवाले से हमें बताइए. Okay, so basically according to me listening is not about giving the advice or giving any solution to the problem. Listening is equal to being silent. कि अगर आप किसी को लिसन को ही अगर आप लिसन के लेटर्स को अगर आप रीअरेंज करें तो इट्स इक्वल टू बीइंग साइलेंट. तो लिसनिंग इज़ अबाउट कि यू आर साइलेंट एंड यू आर जस्ट लिसनिंग टू समवन. क्योंकि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनके पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, द अनटोल्ड स्टोरीज़, जो कि वो किसी को कभी नहीं बताते। तो उन कहानियों को सुनने वाला कोई नहीं है, उन लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ स्पेशली टीन एजर्स बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एवरीथिंग, और उसकी जो रूट है वो सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग है, क्योंकि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। और टीचर्स स्टूडेंट्स को उस तरह से नहीं सुनते, पेरेंट्स नहीं सुनते, फ्रेंड्स के साथ अगर वो जाके अपनी कोई बात शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स उस तरह से उनको नहीं सुनते। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और बाकी रिलेशंस हैं, वहाँ पे हमें हमारी लाइफ के अंदर एक लिसनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके साथ हम बगैर ये फियर रखें कि हमें कोई जज करेगा, हम उसके साथ बात कर सकें। सो बेसिकली हम अभी सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वी आर ओनली अ लिसनर सोसाइटी। अगर मैं इसको फर्दर एलैबोरेट करूं तो शायद अभी हाल ही में हमारे पाकिस्तान में जो वाकया हुआ है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का, उनको भी कोई सुनने वाला नहीं था बेसिकली। सो लिसनिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सुसाइड रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि इसका जो रूट कॉज है दैट इज लिसनिंग। हम लोगों को सुन नहीं रहे। दैट इज व्हाई बहुत सारे मेंटल तंजीमी सतह के ऊपर एक तो काम करते हैं ना, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली जिसका ये मोटो है कि उन्होंने लोगों को सुनना है, और फिर उसके बाद फर्दर अगर कुछ होगा तो बाद में आप लोग करेंगे। लेकिन एक होता है कि आप इस कल्चर को भी प्रमोट करें। जैसे आप अभी बात कर रहे हो तो एक्चुअली यू आर प्रमोटिंग दिस कल्चर। आप कहीं ना कहीं तरगीब दे रहे हो लोगों को, मुझे आप तरगीब दे रहे हो कि मुझे भी एक अच्छा लिस्टर होना चाहिए, मुझे भी किसी को सुनना चाहिए और खामोशी से सुनना चाहिए। तो ये जो सोसाइटी के अंदर कमी है, आपने अपनी इस जर्नी के अंदर इसको कितना ज़्यादा इस सोसाइटी के अंदर पाया, और आप मुस्तकबिल इसका क्या देखते हो कि हम कैसे ये जो लिसनिंग स्किल है लोगों के अंदर ये डेवलप करें, और कम से कम वी आर सपोज्ड टू बी अ गुड लिसनर, ये कैसे हो? वेल मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग बोलना तो चाहते हैं। ऑफ कोर्स आई माई सेल्फ लाइक आई एम अ पब्लिक स्पीकर टू, तो मैं भी बोलना चाहती हूँ, पर साथ साथ मैं सुनना भी चाहती हूँ। तो लिसनिंग मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्किल जो हर इंसान के अंदर नहीं होती, लेकिन अगर आप डेवलप करना चाहें अपने अंदर तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हमारे घरों के अंदर लिसनर्स हों, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर लिसनर्स हों। हम जहाँ भी जाएं एटलीस्ट हमें अगला बंदा सुने, बिकॉज हम किसी को सुनते हैं सिर्फ इसलिए नहीं सुनते कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, हम सुनते हैं कि हम उनको सुने और अपना रिप्लाई दें। तो आई थिंक कि कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंडिंग है, लिसनिंग है। तो जब हम लोगों को सुनना शुरू करेंगे, हर एक घर में, हर एक इंस्टीट्यूशन में और हर जगह पे जब लिसनर्स होंगे, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड, तब जाके टॉक का मिशन मुझे लगता है कि पूरा होगा। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच इकरा, बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप इतनी यंग एज में इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लीड कर रही हैं, और जिसकी वजह से आपको दुनिया भर में रिकग्निशन भी मिली है। बी अ गुड लिसनर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं कैथारसिस की ज़रूरत होती है, और अगर आप उनकी बात सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आपकी जो लिसनिंग की हैबिट है वो डेवलप होगी। घरों में जो शौहर होते हैं उनको ये आदत होती है वो सुनने के लिए नहीं इतने नहीं सीधे होते ज्यादातर। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस नहीं किया तो डोंट कमेंट ऑन इट। चलें जनाब, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जिक्र शहर कायद का शुरू में भी हमने किया था, लेकिन वो थोड़ा अच्छा जिक्र नहीं था क्योंकि बारिश की वजह से शहर कायद की हालत बहुत बिगड़ जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कराची दुनिया के 5-10 जो बदतरीन शहर है रहने के काबिल, उनमें उसका जिक्र आया है। लेकिन शनैरा अकरम ने एक ट्वीट की थी, जो हमारी कौमी भाभी हैं वसीम अकरम साहब की वाइफ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया में चाहे रहने के काबिल जितना भी इसका दर्जा नीचे हो, चैरिटी में और जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन है शहर को बेहतर करने में, उसमें नंबर 1 शहर है दुनिया में। जितना लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कराची की तरफ शायद कोई नहीं करता। ऐसी शख्सियत, ऐसी एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कराची शहर को अच्छा करने के लिए ग्रेफिटी आर्ट का सहारा लेते हैं। जो बदनुमा भद्दी दीवारें होती हैं जिसपे लोग अजीबो गरीब किस्म के जुमले लिख के चले जाते हैं, उसको ये आमिलों के नंबर वाहिद वैसे मुल्क है दुनिया का, इसमें सबसे ज़्यादा आमिल पाए जाते हैं और ख़ुद आमिल सबसे ज़्यादा गरीब हैं जो आपको अमीर कर रहे होते हैं। तो ये उसके लिए सरगर्म है। सैयद शीसुद्दीन इनका नाम है और आज हमने अल्लाह सुबह इनको बुलाया। अमला हसन, आप बात करें। बिल्कुल, शीसुद्दीन हमारे साथ मौजूद है, आपको हम खुशामदीद कहेंगे। और चीज़ सबसे पहले तो अपने इस आर्ट के हवाले से बताएं कि आप बेसिकली ये जो ग्राफिटी आर्ट हम जिसकी बात करें, ये है क्या, इसका आइडिया कैसा है और किस तरह से आप दीवारों को और दीगर जगहों को बेहतर बनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, आपकी टीम का प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। ग्राफिटी आर्ट का आइडिया इसी तरह आया था। मैं
स्कूल में बचपन से आर्ट करता था, अपनी स्कूल की कॉपीज वगैरह पर आर्ट में थोड़ा अच्छा था मैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब पर फॉरेन कंट्रीज़ के वीडियोस देखता था, जो स्ट्रीट आर्टिस्ट वहाँ पर ग्रेफिटी आर्ट कर रहे होते हैं, खूबसूरत बना रहे होते हैं वहाँ की दीवारें। मतलब ग्रेफिटी आर्ट बेसिकली स्प्रे कैन से होता है पूरा आर्ट, 100% स्प्रे कैन से आर्ट परफॉर्म किया जाता है। सही। फॉरेन कंट्रीज में जैसे आप यूएसए में देखें, यूके में देखें, तो वहाँ पर स्ट्रीट्स को खूबसूरत बनाने के लिए, पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए, मुख्तलिफ मैसेज देने के लिए ये आर्ट किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें अगर कराची में, तो यहाँ पर बंगाली बाबा हैं और सस्ती एडवर्टाइजिंग है और फलाना दवाखाना है और इस तरह के हमें जुमले नज़र आ रहे होते हैं। तो यही आइडिया था कि आपके शोबे से तो थोड़ा हटके सवाल है, लेकिन ये जो कि मेरे दिल की आवाज़ है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितना आसान है इन लोगों को पकड़ना ना, ये जो आमिल, बाबा, नजूमी, ये जो लिख के चले जाते हैं, ये अपने नंबर भी साथ लिखते हैं ना कि लोग, ये बहुत बड़ा क्यों नहीं पकड़ती है गवर्नमेंट? उन्हीं नंबर्स पे कॉल करके छापे मारे, पकड़ के अंदर करें और जिसका नंबर लिखा होगा ये माफिया बन गया है। हुकूमत भी इनके आगे कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत भी इनके आगे कुछ नहीं कर सकती। पुलिस के सामने कर रहे होते हैं ये, पुलिस भी नहीं कर रही होती है, कुछ एक्शन नहीं ले रही होती है। ऑब्वियसली आप इस अपने आज के हवाले से तो पुलिस बता तो रहे हैं, हम लोग के पास जा रही है। तो ये जो आपने काम शुरू, जब आपने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली कराची बहुत खूबसूरत भी था पहले के ज़माने में हम बात करें तो स्टिल, लेकिन अब जो आपको जगह जगह बारें नज़र आती हैं, क्या आप अकेले ये सब करते हैं या आपके साथ और भी वॉलंटियर्स हैं जो आपके इस कैंपेन में या जो आपका आर्ट है इसमें आपका साथ देते हैं? जी मेरी बहन, ये मैं अकेले ही स्टार्ट किया था, लेकिन लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है तो लोग जुड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़ रहे हैं, इसमें मेरा साथ दे रहे हैं, लोग कांटेक्ट कर रहे हैं इस आर्ट को सीखने के लिए। इंशाल्लाह मैं कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसमें ये आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ मैं सबको। तो इंशाल्लाह लोग जुड़ रहे हैं और मैं पॉइंट आउट करा रहा हूँ दीवारें कराची की। फिर शीश, सॉरी फॉर द डिस्कनेक्ट, वापस चलते हैं आपके आर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, जो डिज़ाइंस आप बनाते हैं, अब क्या ये आप इंटरनेशनली जो मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं वहाँ से आप उठाते हो, आपकी अपनी ज़हनी इख्तरा है, कोई फरमाइश आती है, ये कैसे करते हैं आप? सर पहले तो मैं इसकी इंटरनेट से इंस्पिरेशन वगैरह लेता था। यूएस में काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, उनके वर्क से मैं इंस्पिरेशन लेता था, लेकिन अब मैं खुद ही से ही अपने माइंड से ही बनाता हूँ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और ये जो यूएस वगैरह में लोग बनाते हैं इतने मैसिव स्केल के ऊपर, क्या आप बिल्कुल उनकी तरह का यूएस जैसे आर्टिस्ट की तरह आपको लगता है आप काम कर लेते हैं, नंबर 1? और क्या ये इसके ऊपर पेंट्स वगैरह जो लगते हैं, क्या ये एक्सपेंसिव नहीं है जो टेक्नोलॉजी आप इस पर इस्तेमाल करते हैं? रिसोर्स कैसे पूरा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, उनके लेवल का काम मैं कर लेता हूँ इधर कराची में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो उधर आर्ट सप्लाईज यूज़ होते हैं ना, वो कराची में मौजूद नहीं है। मतलब वो हमें इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कराची और पाकिस्तान में मौजूद हैं, वरना हमें इसमें ज़्यादातर इंपोर्ट करवानी एक एवरेज वॉल के ऊपर कितना खर्च, जैसे हम एक वीडियो दिखा भी रहे हैं, एक एवरेज वॉल जो है एक औसत साइज की, क्या मैं उसको कहूँ, कितना खर्चा आ जाता है उसके ऊपर, एक वैसे हम अंदाज़ा लेना चाहें तो? सर इसमें डिज़ाइन और वॉल साइज पर डिपेंड होता है। वैसे अगर एवरेज हम लगाएं तो तकरीबन 10 to 20,000 के करीब आ जाता है खर्चा। अच्छा। और तकरीबन 7-8 घंटे लग जाते हैं इसमें। सही। अच्छा शीस, ऑब्वियसली अब जब आप एक वॉल को या एक आर्ट डिज़ाइन को बना लेते हैं, उसके बाद अब चूंकि हमारे मुल्क का कल्चर ही ऐसा है कि कोई इंतखाब आया, कोई इलेक्शन आया, उसके ऊपर इश्तिहार लगा दिए या वॉल चॉकिंग कर दी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इससे आप तंग नहीं पड़ते या डीमोटिवेट नहीं होते कि आपकी बनाई हुई आर्ट के ऊपर इस तरह के मामलात हों? सर ये देखा जाए तो पाकिस्तान के और किसी शहर में नहीं है, मैं समझता हूँ। ये फजूल किस्म की वॉल चॉकिंग्स और ये सस्ती एडवर्टाइजिंग सिर्फ कराची में हो रहा है, और कराची को आपको पता है हर जगह ही कराची को इग्नोर किया जाता है, और इसके हवाले से कोई सिंध गवर्नमेंट कोई प्रॉपर एक्शन ले रही है। मेरी रिसेंटली बात भी हुई है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब से, उन्होंने इसमें सपोर्ट की और इसके खिलाफ एक्शन की यकीन दहानी कराई है। तजवीज़ उनके लिए एक्शन की यही हो सकती है कि जिस शख्स का वो बोर्ड, जिस शख्स की वो पेंटिंग या इश्तहार या नंबर लिखा हुआ हो, उसी को कॉल करके पकड़ें कि ये आपने किया है, और फिर वो जाने, उसका काम जाने कि ये कॉल क्यों इस किस्म की एडवर्टीजमेंट की जा रही है और वॉल्स को। ठीक है, इन दी एंड सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा शीस के, अगर एक आम आदमी
एक आम यंगस्टर इसको सीखना चाहे, ये करना चाहे जो घर में बैठ के आपको देख रहे हैं, क्योंकि इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, तो वो कैसे सीखे, उसके लिए कोई टिप दे दें हमें? सर, यंग आर्टिस्ट को ये एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि मैं जो अपने घर में बैठकर कॉपीज पर और पेंसिल पर आर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए कि उसे अपने घर तक और अपनी स्केच बुक तक महदूद ना रखें, उन्हें निकलें कराची में, कराची की सड़कों पर निकलें, अपना आर्ट वर्क शो कराएं, और या तो जिसे नहीं आता वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, मुझसे कांटेक्ट में आ जाए, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है मेरा, जी इंस्टा पर हूँ मैं SHEES.DRAWS के नाम से, shees.draws के नाम से। ठीक हो गया, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच शीज, बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट। ये जो आपने शहर कायद के अंदर एक आर्ट वर्क का एक अच्छा पॉजिटिविटी फैलाने का एक मिशन शुरू किया, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे, और जो वहाँ की इंतज़ामिया है उसको भी ख्याल हो कि अगर कोई शख्स इंडिविजुअल तौर पर इस तरह की कोशिश कर रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाए। परफ्यूम चौक्स बहुत ज़्यादा है कराची के अंदर, लोगों को ख्याल नहीं आता है, खुद आपका अपना शहर है, आप साफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। शीश जैसे जो बेटे हैं कराची के, दे आर डूइंग देयर जॉब। मुझे लगता है ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे जो हमारी नज़र में नहीं है लेकिन हैं, तो अगर ये सब लोग मिल जाएं और आप लोग बीइंग शहरी इन लोगों को सपोर्ट करें, ये जो भी चीज़ बनाते हैं कम से कम इतना कर ले कि उसको गंदा ना करें, हाँ, नहीं साफ बना रख सकते लें, मतलब। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ही सकता है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और अब आपको दिखाते हैं आज का देसी फूड जिसमें कुछ बारबेक्यू, कुछ देसी स्टफ बन रहा है, सो वी केप्ट इट अ बिट सरप्राइज। देखिए क्या है आज के देसी फूड। बड़ोस पर, जो कि 35 साल से यहाँ पर मजेदार से देसी खाने बना रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी है ब्रोस्ट। आए चलकर देखते हैं ये ब्रोस्ट बनाते कैसे हैं और लोगों को इनका टेस्ट कैसा लगता है। नाजरीन, यहाँ पर ब्रोस्ट तैयार हो रहा है, शेफ से पूछते हैं आप कैसे तैयार कर रहे हैं ब्रोस्ट को। ये हमारे पास बैग की मशीनें हैं, तो ये ब्रोस्ट आपके सामने पड़ा हुआ, इसको 10-15 मिनट लगेंगे मशीन में, तो ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको आपने किस चीज़ में अभी मैरिनेट किया? ये वाइट क्या लगा हुआ है? ये टेस्टिंग पाउडर होता है, इसमें मसाले हैं हमारे, ये अपनी हमारी रेसिपी है, इसके ऊपर टेस्टिंग पाउडर किया, इसको पहले टेस्टिंग लगा के 10 मिनट ये लगा दिया, 10 मिनट बाद ये जज़ब हो जाए, फिर इसमें मशीन में लगाएंगे, ये फिर तैयार करेंगे। ब्रोस्ट के ऊपर जो क्रंच होता है वो इससे आता है? जी जी, ये क्रिस्पी इस वजह से होता है। आप इसको कितनी देर तक इसमें फ्राई करेंगे? अभी इसको 5 मिनट मैंने ओपन फ्राई किया, ओपन फ्राई के बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे, टाइम लगाएंगे, 11 मिनट बाद ये ठीक तैयार हो जाएगा। 170 टेम्परेचर है इसका। क्या खा रहे हैं आप यहाँ से आज? अभी ब्रोस्ट जो इनकी स्पेशलिटी है उसके लिए आते हैं। इनके टेस्ट की क्या खास बात लगती है आपको? इनकी खास बात है जो ऊपर मैरिनेट करते हैं ना, उससे जो क्रिस्पी सा पन आता है, उससे ऐसे महसूस होता है जैसे आप कुछ स्पेशल चीज़ खा रहे हो, और इसी के लिए हम सब लोग आते हैं। क्या ऑर्डर किया आपने? हमने कढ़ाई मंगाई है और ब्रोस्ट मंगाया। ब्रोस्ट और कढ़ाई मंगाई है, टेस्ट कैसा लगता है यहाँ का? टेस्ट इनका शानदार है माशाल्लाह, पहले भी खाते रहते हैं, तो टेस्ट की वजह से आए हैं। क्या खास बात लगती है आपको? तो ख़ास बात यही है कि इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है खाने का, और यही चीज़ कस्टमर को बार दोबारा लेके आती है। चीज़ जायका अच्छा होगा तो ज़ाहिर है कस्टमर दोबारा भी आएगा। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम फैसलाबाद से आए हैं। आपने क्या ऑर्डर किया था? यहाँ पे हम स्पेशली ब्रोस्ट खाने के लिए आते हैं, और आज भी हम तकरीबन 20 लोग आए हैं। आपको इनका ब्रोस्ट कैसा लगता है, टेस्ट कैसा लगता है? इनका ब्रोस्ट का जायका बहुत अच्छा है, सबसे डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर मलिक उस्मान साहब। आप मुझे बताएं ये काम किसने शुरू किया था और कितना अर्सा हो गया इस काम को? ये काम हमारे बड़ों ने शुरू किया था, इसको 40 ईयर्स हो गए हैं। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करते हैं? हमारे पास यहाँ पे ब्रोस्ट है, देसी फूड है, चाइनीज़ फूड है,
और फास्ट फूड है। देसी फूड में क्या सर्व करते हैं? देसी फूड में हमारे पास कढ़ाई वगैरह आ जाती हैं, मटन कढ़ाई है, देसी कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, मखनी कढ़ाई है, बारबेक्यू है, उसके अलावा बारबेक्यू में मलाई बोटी हो जाती है, चिकन बोटी है, पीस हैं, और इसके साथ हमारे पास देगी रोस्ट भी होता है। यहाँ पर कस्टमर ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? कस्टमर ज़्यादातर लाइक करते हैं अपना मटन कढ़ाई, कस्टमर ज़्यादा लाइक करते हैं, देसी मुर्गी की चिकन कढ़ाई लाइक करते हैं, और उसमें देसी घी ऐड हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा रोस्ट हमारी स्पेशलिटी है, वो तो ऑलमोस्ट कस्टमर लाइक करते हैं। ये बताएं, रोस्ट और ब्रोस्ट इन दोनों में क्या फ़र्क है? रोस्ट और ब्रोस्ट में ये फ़र्क होता है, ब्रोस्ट एक हमारी फ्राइड आइटम है, और जो रोस्ट है वो रोस्ट होता है, वो स्टीम होता है, वो स्टीम के साथ तैयार होता है, ये फ़र्क है। वो फ्राइड है, वो स्टीम है। और रोस्ट की जो कोटिंग होती है वो दूसरी होती है, और स्टीम के ऊपर जो कोटिंग नहीं होती वो सिंपल होता है, वो चटपटा होता है, वो एक अलग मसालों से तैयार किया जाता है। आप रोस्ट के साथ क्या सर्व करते हैं? रोस्ट के साथ हम स्लाइस सर्व करते हैं, और वो एक शुक आइटम होती है, वो स्लाइस के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, साथ केचप ऐड होती है और फ्राइज ऐड होती है। आपके खानों की ऐसी क्या खास बात है? हमारे फूड की ये वजह है कि हम हर चीज़ हाइजेनिक होती है, फ्रेश होती है, और रोज़ाना हम हर चीज़ को फ्रेश लाते हैं, फ्रेश ही सेल करते हैं। कोई भी चीज़ हमारी पहले की नहीं होती, हर चीज़ हम डेली फ्रेश लाते हैं और फ्रेश सेल करते हैं। हम जो ब्रोस्ट बनाते हैं ना, वो ब्रोस्ट हम स्पेशल मसाला जात से तैयार करते हैं, और वो जो कस्टमर खाता है वो दोबारा भी आता है। और आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? रेस्टोरेंट की टाइमिंग है सुबह 11 o'clock ओपन होता है और रात को 3 o'clock ऑफ होता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाजरीन, मेरे लिए ब्रोस्ट, कढ़ाई और बारबेक्यू आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ओह, वेलकम बैक। और अल्फाज ख़त्म हो गए मेरे पास, इतनी खूबसूरत कढ़ाइयाँ और ब्रोस्ट। एक वैसे सुबह सुबह भूख लगी हो बंदे को, और ऊपर से ये। लेकिन आई होप यू एंजॉय द सेगमेंट जी, और आप यहाँ पे जा सकते हैं। बिस्किट्स पे गुजारा हो रहा है हमारा, ये ऐसे चल रहा है। खैर, कुछ आपको अब जाते जाते सिंदूर लेके जाते हैं, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेसेस, और जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखे। दुनिया का एक अजूबा है अगर मैं इसको कहूँ, सबसे ऊंचा दुनिया का ये पोलो ग्राउंड है जी, और पाकिस्तान के पास है। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान डजंट सेल दिस टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। ये आपको मैच के मनाजिर दिखा रहे हैं। सिंदूर पोलो फेस्टिवल होता है हर साल, और इसमें ये 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल है जिसका इनेकाद किया जाता है, और ये इख्तिताम पजीर हो गया, और इस दफ़ा ज़बरदस्त मैचेस देखने को जी जनाब। चित्राल ए और गिलगित ए के दरमियान पोलो टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले में चित्राल ए ने गिलगित ए को 9 के मुकाबले में 10 गोल से हराया और रवायत बरकरार रखते हुए फेस्टिवल अपने नाम कर लिया। मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की बड़ी तादाद ने इस फेस्टिवल में शिरकत की, और जो सियाह हैं, उन्होंने टूरिस्ट हैं, उन्होंने रवायती ढोल की थाप पर रक्स को बड़ा पसंद किया। जबकि मेहमान खुसूसी IGFC नॉर्थ मेजर जनरल आदिल यामीन ने खिलाड़ियों में इसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी बिल्कुल। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, बिकॉज ऑफ बिन देयर, ये फ्री स्टाइल पोलो होती है, इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं, और वो चूंकि फ्री स्टाइल होती है, कोई रूल्स नहीं होते, तो उसमें बाज़ औक़ात प्लेयर्स और घोड़ों का बड़ा नुकसान भी हो जाता है खेलते हुए। और ये एक बड़ी ही अहमियत का हामिल एक फेस्टिवल है, और पूरे इलाके से लोग यहाँ पे, ये अरमला जो आप जितनी पीछे खैमा बस्तियाँ देख रही हैं, ये सिर्फ इस फेस्टिवल के मौके पर आबाद होती हैं। जो ये ख़त्म होता है तो ये जगह दोबारा से सिर्फ यहाँ पे स्काउट्स के कुछ जहाँ पे जो तैनात हैं वो रह जाते हैं, बाकी लोग चले जाते हैं, और दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। और इस मौके पर ये जो फ्लाइंग का और दीगर मुजाहरे ये भी किए जाते हैं, कल्चरल जो डांसेस हैं वो किए जाते हैं। और यहाँ पे जो चित्राल, गिलगित वगैरह के या नॉर्थ के जो बेहतरीन पोलो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, और उसमें सिर्फ खेलने वाले लोग नहीं होते, देखने वाले लोग जो खुद पोलो खेलते हैं लेकिन इस सतह तक नहीं पहुँच पाते, वो भी यहाँ पे आते हैं। यानी सो इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल। एग्जैक्टली, और व्यू के साथ आपको इतना ज़बरदस्त पोलो ग्राउंड है, इर्द गिर्द पहाड़ हैं। जब ऑब्वियसली टूरिस्ट, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए कि वो यहाँ पर आएँ, और ये हमारा जो स्पोर्ट है इसको अगर दुनिया भर में हम इसकी, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, millions of dollars from
फ्रॉम दिस वन फेस्टिवल। और यहाँ पे अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, आप तेज़ चल नहीं सकते। मैं जब पहली बार गया तो मुझे लगा कि शायद मुझे कोई बीमारी हो गई, देन लोकल लोगों ने बताया कि नहीं, यहाँ पे आप स्लो चलें, क्योंकि आपकी बॉडी अभी उस लिहाज से सिंक नहीं हुई है यहाँ के सिस्टम से। इससे पहले कि हम खत्म करें, यहाँ पे मसाइल भी कुछ हो गए और वो ग्लेशियर्स के पिघलने के हैं। जो मौसम चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स के पिघलने से यहाँ पे जो नाले हैं, जो दरिया हैं मकामी, वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। कल रात को भी ये खबर आई कि जो गिलगित चित्राल रोड है उसके ऊपर जो उसको मिलाने वाला पुल है वो मुतासिर होते होते बचा, अब उसको थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट की जा रही है। तो इस पर भी हमें तवज्जो देनी होगी कि हम इन नुकसानात को कैसे रोकें और इसके लिए क्या काम करें, क्योंकि नॉर्थ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के माथे का झूमर है और हमारा इसके लिए काम करना, इसको सेव करना, आई थिंक ये वक्त की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है इसको करना। चलिए जनाब, शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक एज यूजुअल आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।